नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। मैं हूं रीनू। बात महाकाल की, बाबा महाकाल के उज्जैन में स्थित महाकाल लोक की एक तस्वीर फिर से बदलने वाली है। दरअसल यहां लगी कई मूर्तियां पिछले साल आए आंधी तूफान में टूट गई थी। अब नई मूर्तियां लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है और इस बार फाइबर की जगह पत्थर की मूर्तियां लगाई जाएंगी। ये पूरी रिपोर्ट देखिए आप। महाकाल लोक में बदलेंगी मूर्तियां। दूसरी बार बदलेंगी सप्त ऋषियों की मूर्ति। पहले फाइबर, अब पत्थर की होंगी मूर्ति। 2.5 करोड़ रुपए की आएगी लागत। उज्जैन के महाकाल लोक में आंधी तूफान की वजह से धराशायी हुई मूर्तियों को बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सप्त ऋषियों की मूर्ति को 11 महीने में दूसरी बार बदलने की तैयारी की जा रही है। इस बार पत्थरों की मूर्तियां लगाई जाएंगी। ओडिशा के कलाकारों ने मूर्तियों को तराशने का काम शुरू कर दिया है। पहले फेज में सप्तऋषि की मूर्तियां बनाई जाएंगी। बताया जा रहा है कि इस पर करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। महाकाल मंदिर में तेज आंधी तूफान के कारण सप्त ऋषियों की मूर्ति उखड़ गई थी, जिसके बाद कई राजनीति भी हुई और उसके बाद नई मूर्तियों को बनाकर वापस स्थापित कर दिया गया। लेकिन अब उन्हीं मूर्तियों को दोबारा स्थापित किया जाएगा। सप्त ऋषियों की मूर्ति जो है बंची पर्वत के जो पत्थर है उससे बनाई जा रही है और उड़ीसा के कारीगर जो है यहाँ पर उस मूर्ति को तराशने का काम कर रहे हैं। आप देशभक्त देख सकते हैं कि जो मूर्तियां हैं इसको बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। उड़ीसा के जो कारीगर हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। वो टनों से जो है पत्थर यहाँ बंची पर्वत राजस्थान का यहाँ आएगा और इसके बाद इसको जो मूर्ति को तराश कर मूर्तियां जो है पत्थरों को तराश कर मूर्तियां बनाई जाएगी। इसके बाद अन्य मूर्तियों को भी बदला जाएगा। महाकाल लोक में कुल 106 मूर्तियों को बदला जाना है। कहा जा रहा है कि एक ही पत्थर को तराशकर मूर्ति बनाई जाएगी। हर मूर्ति की ऊंचाई करीब 15 फीट होगी। एक मूर्ति पर 20 से 50 लाख रुपए का खर्च आएगा, यानी कुल 30 करोड़ रुपए की लागत आ सकती है। इसके लिए प्रशासन एक नया एस्टीमेट तैयार कर रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने महाकाल लोक में पत्थर की मूर्तियां लगाने का आदेश दिया था। इसी के साथ इसमें एक शिव जी की मूर्ति बनाई जाएगी। जैसे जैसे पत्थर आते जाएंगे वैसे वैसे कारीगर बढ़ते जाएंगे और इन मूर्तियों का निर्माण कार्य होगा। एक मूर्ति को कम से कम 2 से 2.5 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि बड़ा पत्थर है और इसको तराशने में भी समय लगेगा। अब महाकाल लोक में आने वाले समय में बंसी पर्वत के पत्थरों की मूर्तियां देखने को मिलेगी, जो काफी मजबूत भी होगी और आंधी तूफान का सामना भी कर सकेगी। अजय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। चलिए अब बात सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों के दंगल की करेंगे। 2 डॉक्टरों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और उसके बाद झगड़ा हो गया। झगड़ा ऐसा कि मरीज भी देखते ही रह गए हैं। जी हाँ, आप तस्वीरें अगर देखेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर वजह थी क्या कि डॉक्टर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। रिपोर्ट देखिए। सरकारी अस्पताल बना अखाड़ा। डॉक्टरों का दंगल लाइव देखिए। डॉक्टर और बीएमओ की फाइट। स्कूल उठाया और लगाई दौड़। भागकर बीएमओ ने बचाई जान। हाथ में स्टूल और डॉक्टर के पीछे डॉक्टर। एक मारने भाग रहा है और दूसरा जान बचाने के लिए भाग रहा है। कैसे स्टूल से मारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दीवार ने बचा लिया। एक बार फिर मारने का प्रयास किया। इस बार तो तेजी से भागकर जान बचानी पड़ी। यह मामला डिंडौरी जिले के शाहपुरा थाना इलाके के सरकारी अस्पताल का है, जहां एक डॉक्टर और बीएमओ आपस में भिड़ गए। स्टूल लेकर मारने के लिए दौड़ रहे ये जनाब डॉक्टर अशोक गौर हैं और जान बचाकर भागने वाले बीएमओ साहब का नाम है डॉक्टर सतेंद्र परस्ते। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या वजह थी जो दोनों डॉक्टर इस तरह भिड़ गए। उसको यही समझाने गया था कि तुम अच्छे से रहो, गाली गलौज नहीं करो अगर तुमको रहना है तो। और एक लेटर था सरकारी, उसको देने गया था मैं। ये लेटर है, आपको डिंडौरी जाना है और वहाँ उपस्थिति देना है। उनका पेमेंट भी नहीं निकल रहा है, बता रहे थे। पेमेंट जो है उसका रिलीफ जो हुआ है उस पीरियड का नहीं है। उसकी जो है उपस्थिति डिस्ट्रिक्ट कार्यालय से आएगी, उसके बाद उसका पेमेंट होगा। 2 बार वो रिलीफ हुए हैं यहाँ से इन्हीं घटना। पहले पंजीयन फाड़े थे, रजिस्टर पंजीयन, उपस्थिति पंजीयन। इसकी शिकायत की है आपने? उसकी शिकायत भी थाना प्रभारी को किया है, सीएमएचओ को किया, कलेक्टर को भी किया हुआ है।
इधर मामले की शिकायत पुलिस से भी की गई है। पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी और इसके बाद झगड़ा हो गया। आपसी इनका विभागीय बात है, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। पूर्व में भी हुआ लड़ाई है सर, पूर्व में भी शिकायत हुई है। नहीं, पूर्व का तो नहीं है, पर वाद विवाद की इनकी हमेशा शिकायत आ रही है। और चूंकि वो बीएमओ है, वो उसके अधीनस्थ डॉक्टर है, ये डॉक्टर ही आपस में झगड़ेंगे तो फिर ये मरीजों को कैसा इलाज कर पाएंगे। इसलिए हमने आवेदन अभी प्रथम दृष्टया लिए हैं और जांच में जो भी आएगा तो दोनों के विरुद्ध कार्रवाई। जब डॉक्टर ही इस तरह झगड़ा करेंगे तो कैसे मरीजों का इलाज होगा। अस्पताल में इस तरह का लड़ाई झगड़ा करना सही नहीं है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। डिंडौरी से कृष्णा साहू, न्यूज़ 18। मुंबई से हर माता पिता के लिए सावधान करने वाली एक खबर आई है। यहाँ 14 साल की लड़की को पहली बार पीरियड्स हुए, जिसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। घटना पिछले हफ्ते की है, लेकिन ये हर माता पिता को सावधान करने वाली खबर है। पीरियड्स को लेकर जागरूकता बेहद जरूरी है ताकि इस तरह की घटना फिर से ना हो। एक्सपर्ट और टीचरों का इस घटना को लेकर क्या कुछ कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। हर माता पिता को सावधान करने वाली खबर। पहले पीरियड से परेशान बच्ची ने की खुदकुशी। बेहद ही दर्दनाक खबर महानगरी मुंबई से आई है, जहां एक 14 साल की लड़की को पहली बार पीरियड्स हुए, जिससे वो परेशान हो गई और तनाव में आकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। घटना मुंबई के मलाड की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ चाल में रहने वाली 14 साल की लड़की पीरियड्स के बाद से ही काफी उदास देखी जा रही थी और बाद में उसने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया। मुंबई से एक हैरान करने वाली खबर आई है, जिसने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज भी पीरियड्स को लेकर जागरूकता की कमी है और आज भी पीरियड्स को टाबू माना जाता है। मुंबई में एक 14 साल की बच्ची ने पीरियड्स के पेन के चलते सुसाइड कर लिया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बॉडी में किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं। ऐसा हुआ क्यों और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। एक छोटी बच्ची जिसको कुछ खबर नहीं थी, मालूम नहीं था कि ये सब क्या होता है, और जब उन्हें उसमें तकलीफ हुई, दर्द हुआ, तो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो सबसे ज्यादा आवश्यक है कि पूरी सोसाइटी का कर्तव्य है कि हम सब मिलकर अपनी बच्चियों को इसके बारे में एजुकेट करें कि ये एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है और दर्द भी इसका हिस्सा है, जो कभी कभी ज्यादा हो सकता है और कभी कभी नहीं भी हो सकता। और इसके लिए एक बहुत सिंपल सी कुछ दवाइयां उपलब्ध हैं जिनसे आराम से उससे निजात पाई जा सकती है। कहा जा रहा है कि लड़की पीरियड्स की कम और गलत जानकारी की वजह से तनाव में थी। तो आजकल स्कूल्स में काफी ज्यादा एजुकेशन दे रही हैं इसके विषय में, और बहुत सारे एनजीओज भी इस पे काम कर रही हैं। इसको स्कूल करिकुलम में करीब करीब नॉर्मल इसका एक क्लास भी बना दिया गया है, तो बच्चियों को इनकी जानकारी पहले ही दी जाती है। लेकिन कई बार बड़ी दुखद बात है कि इस तरह की जानकारी नहीं पहुंच पाती है। तो हमें हर लेवल पे, चाहे वो चौल हो या कोई भी और स्थान हो, हमें सबसे बड़ी एजुकेशन माताओं को देनी होगी, क्योंकि माँ और बच्चे की आपस में जो माँ बेटी का कनेक्ट है वो बहुत अच्छा होता है और माँ अपनी बच्ची को सब चीजें पहले से समझा सकती है। तो एक चीज तो ये जरूरी है कि आजकल थोड़ी प्यूबर्टी की एज भी कम होती चली जा रही है। पहले जो चीज 14-15 वर्ष होती थी वो कई बार 9-10 वर्ष में अब हो गई है। तो माताएं पहले से ही अपनी बच्चियों को ये जानकारी दें। मुंबई की इस घटना ने एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज भी कई जगहों पर जागरूकता का अभाव है। हम अपने स्कूल में नियमित रूप से सेमिनार्स और वर्कशॉप कराते हैं, जिसमें बच्चा भाग लेता है और बच्चे को समझाया जाता है कि पीरियड्स क्या हैं। तो मुझे लगता है जैसे हम अपने विद्यालय में करते हैं, सभी विद्यालयों में ये होना चाहिए प्रावधान कि बच्चे को वर्कशॉप के थ्रू ये बातें आसानी से समझ आ सके। गांव के दूर दराज के लोग भी उस उम्र से, यानी बच्चा जब 4th क्लास में आ जाए, बच्चे को जागरूक करे मासिक धर्म के बारे में कि ये समस्या नहीं है जिसका समाधान ढूंढना पड़ेगा, ये कोई बीमारी नहीं है कि इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है जो बढ़ती उम्र के साथ हर लड़की के सामने आएगी। ये घटना हर माता पिता के लिए एक सबक है, लेकिन ये इस तरह का पहला मामला नहीं है। करीब 5 साल पहले दिल्ली में भी एक 12 साल की लड़की ने इसी तरह खुदकुशी कर ली थी। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फराह खान की रिपोर्ट।
अब बात महारानी के दिल की। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी प्रचार के मैदान में उतर गई हैं और पिछली बार गुना से सिंधिया चुनाव हार गए थे। भले इस बात को 5 साल बीत गए हों, लेकिन प्रचार के दौरान महारानी के दिल से वो पुरानी कसक बाहर आ रही है। क्या है प्रियदर्शनी के दिल की बात, इस रिपोर्ट में देखिए। चुनावी समर में उतरी महारानी प्रियदर्शनी ने बताई दिल की बात। महाराज के सवाल पर आया गुस्सा। गुस्सा क्यों आया, आप समझ सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी और ग्वालियर की महारानी प्रियदर्शनी प्रचार के मैदान में उतर चुकी हैं। अशोकनगर में प्रियदर्शनी ने सिंधिया के लिए प्रचार कर वोट की अपील की। इस दौरान प्रियदर्शनी ने जनता से अपने दिल की बात कही। आखिर क्यों वो महाराज के सवाल पर गुस्सा हो गईं? दरअसल बात कोरोना काल की है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना के चलते अस्पताल में थे, तब उन्होंने फोन कर प्रियदर्शनी से पूछा, क्या जनता को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे हैं? मालूम होगा या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम। महाराज और उनकी माँ दोनों अस्पताल में थे। हमें घर पे मालूम नहीं था कि ये दोनों वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि इतना वो फैला था कि जो जाता है वो वापस नहीं आता है। 2 दिन बाद नर्स ने फोन किया और बोला कि आज तुम दोनों बात कर सकते हो फोन पे। ठीक है, टाइम मिलाया, उन्होंने मुझे फोन किया और मैं कैसे हो क्या कर रहे हैं, और उन्होंने पहले एक चीज पूछा, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचे कि नहीं, और मैंने बोला छोड़ो ऑक्सीजन सिलेंडर आपको मिल रहा है कि नहीं। प्रियदर्शनी सिंधिया ने जनता से कहा, उस समय मुझे गुस्सा क्यों आया, आप समझ सकते हैं। मिल रहा है कि नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर? उन्होंने कहा नहीं, मैंने तुमको नहीं पूछा। मैंने क्या पूछा तुमको? मेरे चंदेरी के लोगों को, मेरे ग्वालियर, अशोकनगर, चंबल के लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं? और मुझे बहुत गुस्सा आया था उस समय। सबको मालूम है मुझे क्यों गुस्सा आया होगा। दरअसल साल 2019 के चुनाव में सिंधिया गुना से सांसद का चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी सिंधिया के अपने क्षेत्र की जनता के लिए अपार प्यार था। यही वजह है कि उन्होंने अस्पताल से फोन कर प्रियदर्शनी से ये सब पूछा। वक्त और स्थिति अब बदल चुकी है। इस बार बीजेपी से सिंधिया चुनावी मैदान में है। एक बार फिर से जनता से आशीर्वाद वे मांग रहे हैं। अशोकनगर से समीर द्विवेदी, न्यूज़ 18 के लिए। चुनाव का वक्त है, प्रत्याशी मैदान में हैं और अपने लिए वोट बटोरने की खातिर खूब मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच पुरानी चुनावी मैदान से कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो अलहदा है। दरअसल नेताजी हर वो काम कर गुजर रहे हैं जिससे पब्लिक कनेक्ट हो जाए। कहीं आंसू हैं तो कहीं दुहाई, कहीं निस्बत की बात है तो कहीं मुर्गा लड़ाई। कहीं आंसू हैं, कहीं दुहाई। मैंने 44 साल अपनी जवानी तो समर्पित कर दी, आखिरी सांस तक मैं अपने आप को छिंदवाड़ा के लिए समर्पित करता हूं। कहीं अपनों के साथ की बात, दुख जरूर होता है क्योंकि दिल से हमने उन्हें माना था, डर कतई ही नहीं है। कहीं मुर्गा लड़ाई। जी हां, चुनाव है भैया, चुनाव। दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने का रास्ता आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। और इसी मुश्किल से पार पाने की खातिर क्या नेता और क्या उनके अपने सब कुछ कर गुजर रहे हैं। दरअसल बात वोट की है, वोटर की है और वोटर से कनेक्ट करने की भी है। इसी वजह से जनता के भाव को छूने की खातिर कभी आंसू निकल रहे हैं तो कहीं दुहाई दी जा रही है। ऐसा ही कुछ हुआ दमोह में, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार तरवर सिंह लोधी चुनाव प्रचार के दौरान भावुक हो गए। उनके नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी। बाद में पार्टी अध्यक्ष ने उन्हें ढाढ़स बंधाया। उधर छिंदवाड़ा के अपने गढ़ को बचाने के लिए कमलनाथ भी कभी बीजेपी पर छिंदवाड़ा को रण क्षेत्र बनाने की बात कहते हैं तो कभी छिंदवाड़ा के लिए अपने समर्पण को गिनाते नजर आते हैं। मैंने 44 साल अपनी जवानी तो समर्पित कर दी, आज मैं ये कहना चाहता हूँ आखिरी सांस तक
मैं अपने आप को छिंदवाड़ा के लिए समर्पित करता हूँ। वोट के लिए वोटर की चरण वंदना से आगे बढ़ते हुए अब नेताजी और उनके अपने अलग अलग तरीकों से पब्लिक कनेक्शन बनाने में जुटे हैं। वे अपने बयानों में पुराने प्रगाढ़ संबंधों की दुहाई दे रहे हैं, तो कहीं मेले या पारंपरिक खेल में शामिल होकर जनता को जताने में लगे हैं कि हम ही तो हैं जो आपके बीच से आते हैं, आपकी बात को उठाते हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ की बहू और नकुलनाथ की पत्नी प्रियानाथ का भी यही अंदाज नजर आया। जिस वक्त पार्टी के नेताओं के द्वारा कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने की खबर सुर्खियों में थी, तब वे अपने बयान के जरिए जनता से मजबूत कनेक्शन को बयां करती नजर आईं। जब उनकी अग्नि परीक्षा का समय आया तो उन्होंने धोखा दिया, तो दुख जरूर होता है, क्योंकि दिल से हमने उन्हें माना था। डर कतई नहीं है, क्योंकि हमारी असली ताकत, हमारी असली बल और शक्ति तो यहाँ उपस्थित है। उधर पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक के साथ बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा भी आदिवासी बाहुल्य सीट पर मुर्गा लड़ाई में हिस्सेदारी दिखाकर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए। कुल मिलाकर तेज होते चुनाव प्रचार में प्रत्याशी जमकर पसीना बहा रहे हैं और हर वो काम कर रहे हैं जिससे पब्लिक कनेक्ट हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। को दहला दिया। जहां 7.5 की तीव्रता के भूकंप ने राजधानी ताइपे समेत आसपास के देशों को भी हिला दिया। बताया जा रहा है कि ताइवान के इतिहास में यह 25 सालों का सबसे भयानक भूकंप है। अभी तक भूकंप में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। खबर है 700 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ताइवान में 25 साल बाद सबसे बड़ा भूकंप। भूकंप के तेज झटकों से हिल गया पूरा ताइवान। 7.5 तीव्रता के भूकंप से ताइवान में भारी तबाही। ताइवान में देर रात तेज भूकंप से धरती कांप उठी। भूकंप की तीव्रता इतनी थी कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। जो जहां था वहीं अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करता रहा। ताइवान की राजधानी ताइपे में चारों तरफ भूकंप ने तबाही मचा दी। भूकंप से सबसे ज्यादा तबाही हुआलिन शहर में हुई है। क्या अस्पताल, क्या दफ्तर और क्या एयरपोर्ट, सब तबाह हो गए। .5 तीव्रता के भूकंप से ताइवान में सड़क से पहाड़ों तक सिर्फ तबाही ही तबाही देखने को मिली। कहीं सड़कें जमीन में समाई हुई नजर आईं, तो कहीं पूरा पहाड़ जमींदोज होता हुआ नजर आया। भूकंप के झटके इतने ज्यादा तेज थे कि ताइवान के कई शहरों की बिजली गुल हो गई। अस्पतालों और दफ्तरों में काम ठप हो गया। कई शहरों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। ताइवान में रेलवे से लेकर हवाई सेवा तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है। लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं जो लोग इमारतों में फंसे हैं, उनका रेस्क्यू भी रात से जारी है। वहीं ताइवान में भूकंप के तुरंत बाद पड़ोसी देश जापान, फिलीपींस में भी भूकंप और सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही लोगों से निचले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है।
अगर ऐसा कॉल आपके पास आए तो जरा होशियार रहिए। कॉल करने वाली ये गैंग आपको अपने ही घर में बंधक बनाकर किडनैप कर सकती है और इस गिरोह का शिकार डर के मारे किसी अपने को कॉल भी नहीं कर पाता है, बस गिरोह के इशारों पर नाचता है। इस गैंग ने रिटायर्ड टीचर को घर में हाउस में अरेस्ट किया और लगा दिया 51 लाख का चूना। आखिर डर दिखाने वाली किडनैपर कौन है? साइबर फ्रॉड की इस नई साजिश को देखिए और चौकन्ना हो जाइए। बेसिकली एक साइबर किडनैपिंग या दूसरी भाषा में बोलें तो डिजिटल हाउस अरेस्ट का मामला है। साइबर किडनैपिंग, अपने ही घर में आप हो जाएंगे नजरबंद। ठगी का नया तरीका, आप बन जाएंगे बंधक। सेल्फ अरेस्ट की खौफनाक साजिश। ऐसी गैंग का हथियार डर। डिजिटल हाउस अरेस्ट से सावधान। साइबर फ्रॉड की फहरिस्त में यह सबसे नया तरीका है साइबर किडनैपिंग का। आप अपने ही घर में बंधक बन जाते हैं, किसी को कॉल नहीं कर सकते, नजरबंद हो जाएंगे। ऐसे फ्रॉड का शिकार हुई ग्वालियर की रिटायर्ड टीचर आशा भटनागर। देखिए, ये बेसिकली एक साइबर किडनैपिंग या दूसरी भाषा में बोलें तो डिजिटल हाउस अरेस्ट का मामला है। इसमें एक रिटायर्ड महिला को एक दिन कॉल आया और उनको कहा गया कि उनकी जो सिम है फेक आईडी पे ली गई है और उसकी आईडी का उपयोग कई प्रकार के क्रिमिनल ऑफेंसेज में हुआ है। बेसिकली महिला को डराया धमकाया गया। डिजिटल हाउस अरेस्ट, यही है फ्रॉड की हैरान करने वाली वारदात। फरियादी आशा भटनागर कैसे शिकार हुई ये सुनिए। इनके पास पहले कॉल आया, ये कहा गया कि उनके डॉक्यूमेंट से सिम इश्यू हुई है, जिस सिम से कई बच्चियों को अश्लील मैसेज भेजे गए। ये शुरुआत थी फरियादी के दिल में खौफ पैदा करने की। उसके बाद 24 एफआईआर दर्ज होने का डर दिखाया गया। जवाब दिया गया कि आपके अगेंस्ट में क्राइम ब्रांच में कई सारे केस रजिस्टर्ड हैं, क्राइम ब्रांच मुंबई में। यदि आप लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो एनफोर्समेंट एजेंसीज के जो नोटिस होते हैं उनका प्रारूप उनको शेयर किया गया और लगातार उनको गिरफ्तारी का भय दिखा के, उस भय में दिखा के उनके द्वारा उनकी जो 51 लाख रुपए की पूंजी थी उसको ट्रांसफर कराया गया है। यकीन मानिए, ऐसी गैंग शिकार को इस कदर डरा देती है कि वो कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं रहता। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। फरियादी आशा भटनागर डर चुकी थीं, इसी का फायदा उठाया गैंग ने। गैंग ने यह कहा कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो ऑनलाइन एफआईआर करिए। स्काइट ऐप डाउनलोड करवाया, फिर वीडियो कॉल में फर्जी पुलिस वाले ने अरेस्ट करने का फिर से डर दिखाया। बैंक खातों की जानकारी ली, मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी, सीबीआई से जांच की दहशत दिखाई और उसको इस मानसिक कंडीशन में ले जाया गया कि वो मजबूर करके उनको अपने अकाउंट से जो उनका 51 लाख रुपए का एफडी था, तो एफडी तोड़ने के बाद उन्होंने फेक अकाउंट्स में जो दिए गए थे उसको ट्रांसफ़र किया है। तो ये इंटर स्टेट साइबर फ्रॉड का केस है। अब अगला पैंतरा था इस केस में फरियादी के दामाद को गिरफ्तार करने की दहशत। इसके बाद फरियादी ने ठगों के सामने सरेंडर कर दिया, 51 लाख की एफडी तोड़वाई और ठगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। जम्मू कश्मीर और गुजरात के बैंक खातों में रुपए ट्रांसफर हुए। यूएई से इसका इंटरनेशनल कनेक्शन भी मिला। चैलेंजिंग केस था क्योंकि इसमें इनिशियली जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ था जम्मू कश्मीर के अकाउंट में हुआ था, उसके बाद सब्सिक्वेंटली कंट्री के कई सारे स्टेट्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था। कंट्री के अलावा भी ये भी पाया गया था कि इसका जो फ्रॉड का जो पैसा है उसका बड़ा हिस्सा एक यूएई के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। इसमें जो लीड्स मिली दुबई से भी हमने काफ़ी इसमें लीगल जानकारियाँ प्राप्त की गई। उसके आधार पर पता लगा कि भिलाई में कुछ अकाउंट ऑपरेट हुए हैं। पूरे खेल का मास्टरमाइंड भिलाई में रहने वाला लड़का निकला, आईटी में एक्सपर्ट, एमसीए पास आउट, जिसने यूएई में कंपनी खोली है। भिलाई के अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन करने टीम गई थी और जो एविडेंसेस मिले उसके आधार पर एक मेन जो आरोपी है कुणाल जायसवाल कुणाल जायसवाल बेसिकली भिलाई का रहने वाला है और इसने दुबई में एक कंपनी रजिस्टर की हुई है और ये पूरी संभावना है कि जो फ्रॉड का जो पैसा इसमें लिया गया है वो उसी कंपनी के मार्फत संभवतः ट्रांसफ़र हुआ होगा।
मास्टरमाइंड के घर से बरामद दस्तावेज की जांच जारी है। नटवर लाल का नेक्सस कितना बड़ा होगा ये समझ सकते हैं। हम फिर आपको सचेत कर रहे हैं, ऐसे फर्जी पुलिस वालों से डरना नहीं, ऐसे ठग गैंग की खबर लीजिए। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।